हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कानून, शक्ति, सत्ता और वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स को। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, एग्जाम टाइम रिवीजन सीरीज एक वीडियो में एक टॉपिक के अंतर्गत आज के 5वें वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कानून, शक्ति, सत्ता और वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कानून के बारे में। तो राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में कानून की परिभाषा सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम के रूप में की गई है और ऑस्टिन महोदय कानूनों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। वहीं फाउंड महोदय कहते हैं न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहते हैं। सालमंड कहते हैं कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। टॉलैंड महोदय कानून की परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ता में सर्वोच्च होती है। ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। लास्के कहते हैं कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक स्वरूप है। बेंथम महोदय कहते हैं कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि करे। एक्विनास महोदय कानून की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। वहीं कानून के तत्वों पर नजर डालते हैं तो कानून के प्रमुख तत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है नागरिक समाज, दूसरा है संप्रभुत्वपूर्ण सत्ता, तीसरा है व्यक्ति के वाह्य आचरण से संबंध, चौथा है दंड की व्यवस्था, पांचवा है कानून का पालन सामाजिक हित की भावना से। कानूनों के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के कानूनों की चर्चा की गई है। पहला है व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून, सामान्य कानून, प्रशासकीय कानून फ्रांस में पाए जाते हैं, और प्रथागत कानून, अध्यादेश और अंतर्राष्ट्रीय कानून। सबसे पहले ओपन हेम ने कानूनों के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है, तो कहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथाओं और परंपराओं का वह समूह है जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने पारस्परिक संबंधों में कानूनी तौर पर मान्य समझा जाता है। तो ओपन हेम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्पष्ट किया है। कानून के स्रोतों की अगर हम बात करें तो पहला है रीति रिवाज या परंपराएं, दूसरा है धर्म, तीसरा है न्यायिक निर्णय, चौथा है कानूनी टीकाएं, पांचवा है साम्य नीति व औचित्य, और छठा है व्यवस्थापन। रोम में 12 टेबल्स, भारत में स्मृतियां तथा इंग्लैंड में कॉमन लॉ प्रथागत कानून की देन है। मैकाइवर ने स्पष्ट किया है कि कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल कुछ ही नए वाक्य लिखता है और कहीं कहीं एक आध पुराना वाक्य काट देता है। इस ग्रंथ के अधिकांश भागों की रचना में राज्य का कभी कोई हाथ नहीं रहा है, परंतु राज्य इस संपूर्ण ग्रंथ से मर्यादित होता है। विल्सन महोदय कहते हैं कि रोम का प्रारंभिक कानून धार्मिक नियमों का ही एक संग्रह था। जस्टिस होलम्स महोदय कहते हैं न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी है। कानूनों के उद्देश्य, तो आर फाउंड ने कानूनों के 4 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। पहला, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, दूसरा है समानता स्थापित करना, तीसरा है व्यक्तित्व की रक्षा और उसका विकास करना, चौथा है मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। अब कानून के लक्षण या विशेषताओं पे अगर हम नजर डालें तो पहली विशेषता या लक्षण है सरलता और स्पष्टता, यानी कानून सरल और स्पष्ट होने चाहिए जिसे सभी के समझ में आसानी से आए। स्थायित्व, यानी दूसरा इसका प्रमुख लक्षण यह है कि जो भी कानून राज्य में व्याप्त हो उनकी प्रकृति जो हो वो स्थायी होनी चाहिए। तीसरा है व्यापकता। व्यापकता कानूनों का एक प्रमुख लक्षण है क्योंकि कानून सभी के लिए समान और सर्वव्यापक होने चाहिए। व्यावहारिकता, और कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए जिनका व्यवहार में उपयोग किया जा सके और वो व्यवहारिक रूप से योग्य हों। छठा बात करते हैं, पांचवा बात करते हैं निष्पक्षता। कानूनों का निर्माण निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। किसी भी समाज में
जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कानूनों के द्वारा। अगला है पॉइंट, नागरिक अधिकारों की के रक्षक। कानून इस तरीके के होने चाहिए जिनसे नागरिक अधिकारों की रक्षा हो, ना कि नागरिक अधिकारों का हनन। फिर बात करते हैं मनुष्यों के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण प्रगति के रक्षक। आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करता है और उसके सर्वांगीण विकास की प्रगति के रक्षक के रूप में कानूनों को कार्य करना चाहिए और ऐसे ही कानून राज्य के द्वारा निर्मित किए जाएं, न कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अवरोधक के रूप में जो कानून हो उनका विकास किया जाए। अब बात करते हैं ह्यूगो क्रेग की। तो ह्यूगो क्रेब ने कहा है कि कानून का पालन न करने से दंड मिलेगा। इस भय से हम कानून का पालन नहीं करते बल्कि उसका पालन इसलिए करते हैं कि उसे हम न्यायोचित और अच्छा समझते हैं। बर्क महोदय कहते हैं विरोध का अधिकार शरीर के लिए औषधि है और प्रतिदिन का भोजन नहीं। यानी इनका कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को विरोध का अधिकार जो है वो रोज नहीं देना चाहिए, बल्कि जैसे हम बीमार होने पर औषधियों का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से हमें विरोध का अधिकार होना चाहिए। अब बात करते हैं स्वतंत्रता और कानूनों के बारे में। तो अराजकतावादी, व्यक्तिवादी एवं साम्यवादी की धारणा के अनुसार स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। तो कौन कौन सी विचारधाराएं, अराजकतावादी, व्यक्तिवादी एवं साम्यवादी, ये विचारधाराएं जो हैं ये स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी मानती हैं। इसके अनुसार जितने अधिक कानून होंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी सीमित हो जाएगी। विलियम गाडविन, कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। डायसी कहते हैं एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। वर्तमान समय में इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं एवं उसमें वृद्धि करते हैं। लाक ने कहा है जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती और बिलोबी ने कहा है कि जहां नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। प्रोफेसर रिची ने स्वतंत्रता और कानूनों के बारे में लिखा है कि व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका अस्तित्व राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर हो। हकिन्स महोदय कहते हैं व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लास्की कहते हैं व्यक्ति का यह अनुभव करते हैं कि वह उन्हें स्वीकार कर सकता है एवं उनका पालन कर सकता है। दोस्तों कानूनों के बाद अब हम चर्चा करेंगे शक्ति यानी अर्थात पावर पे। तो कौटिल्य ने कहा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। वहीं लास्बेल, केपलान और हर्बर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उनके मतानुसार शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरों की नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। बेकर के अनुसार राजनीति शक्ति से अपृथकरणीय है। वहीं कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान मान लिया है। शक्ति और बल पर अगर विचार करें तो रॉबर्ट बायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। बायरस्टेड ने शक्ति के तीन रूप बताए हैं, बल, प्रभाव और प्रभुत्व। जब बल अमर्यादित और लचीन होता है तो उसे दमन कहते हैं। स्वीकृत, सीमित तथा नियंत्रित बल को शक्ति कहा जाता है। अतः शक्ति बल की तुलना में एक व्यापक तत्व है। शक्ति और सत्ता पर अगर हम गौर फरमाएं तो बात है शक्ति व्यक्तियों, समूहों और भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। यह आदेश देने की क्षमता है। जबकि सत्ता संस्थाईकृत होने के कारण अपने विषय क्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है। उसके निर्देश को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। सत्ता निश्चित, स्पष्ट तथा प्रकट होती है। चार्ल्स ई मेरियम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया है। अब बात करते हैं शक्ति के सोर्स के बारे में। तो शक्ति के प्रमुख सोर्स पहला ज्ञान है, दूसरा प्राप्तियां हैं, तीसरा संगठन है, चौथा है आकार। मैकाइवर के शब्दों में शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। वहीं शक्ति के प्रकारों पर नजर डालें तो गोल्ड हेमर एवं एडवर्ड सिल्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वो अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार का परिवर्तन के इस धारणा के आधार पर शक्ति तीन प्रकार की होती है, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन रूप बताए हैं। पहला है कानूनी या वैधानिक शक्ति, दूसरा है परंपरागत शक्ति, तीसरा है करिश्मावादी शक्ति। बायर स्टेट ने भी शक्ति के अनेक आधारों पर कई प्रकार बताए हैं, दृश्यता के आधार पर और प्रच्छन्न या प्रकटीकरण के आधार पर और दमन के आधार पर। तो पहले बात करेंगे दृश्यता के आधार पर। तो दृश्यता के आधार पर प्रचन्न या प्रकट शक्ति होती है और दमन के आधार पर दमनात्मक या अदमनात्मक शक्ति होती। औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति होती और प्रयोग की दृष्टि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
शक्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शक्ति, सत्ता और वैधता में संबंध को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। शक्ति की भूमिका सबसे प्रभावशाली वहां सिद्ध होती है जहां शक्ति केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता या आधिकारिक सत्ता का रूप धारण कर लेती है। जे रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, सबसे बलशाली मनुष्य भी सदा सर्वदा के लिए तब तक स्वामी नहीं बना रहेगा जब तक वह अपनी शक्ति को अधिकार का रूप ना दे दे और आज्ञा पालन को कर्तव्य का रूप ना दे दे। उन्होंने कहा है कि सत्ता जो है ये बराबर है शक्ति प्लस वैधता, यानी शक्ति और वैधता अगर एक साथ आ जाएं तो बन जाती है सत्ता, यानी अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेगिटमेसी। आगे देखते हैं, यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता अपने म्यान में ढकी हुई तलवार है जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकाल ली जाती है। सुंदरता की तरह वैधता भी देखने वाले की नजर में रहती है। अब बात करते हैं सत्ता के विविध रूपों पर, यानी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य में सत्ता के 3 सोर्स का संकेत दिया है जिनके आधार पर 3 प्रकार की सत्ता मानी गई है। तो सत्ता के प्रकारों पर अगर हम गौर फरमाएं तो सबसे पहले बात की गई है परंपरागत सत्ता, दूसरी है करिश्माई सत्ता, तीसरा है कानूनी तर्क संगत सत्ता। अब इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो परंपरागत सत्ता कौन सी है? तो चिरकाल से प्रयोग करने वाले लोग वंश परंपरा पर आधारित, जैसे राजवंश और वृद्धि तंत्र। सारी सत्ता समुदाय के बड़े बूढ़े लोगों के हाथों में रहती है, उसे हम परंपरागत सत्ता कहते हैं। करिश्माई सत्ता किसे कहते हैं? तो अनोखे व्यक्तित्व के परिणाम पर आधारित जो सत्ता प्राप्त होती है उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं, जैसे हिटलर, सिकंदर, गांधी, नेहरू, नासिर और गद्दाफी। कानूनी तर्कसंगत सत्ता किसे कहते हैं? तो व्यक्ति के पद पर आधारित, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किया गया है, उसे कानूनी या तर्कसंगत सत्ता कहते हैं, जैसे नौकरशाही का शासन। शक्ति के विविध आयाम कौन कौन से हैं? तो शक्ति के विविध आयाम राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति है। अब शक्तियों के आयामों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शक्ति, तो आप सभी लोग देख सकते हैं डायग्राम को, राजनीतिक, आर्थिक और विचारात्मक, यानी विचारधारात्मक। तो सबसे पहले राजनीतिक शक्ति के बारे में बात करेंगे तो ये 2 प्रकार की होती है, आपकी औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है, जबकि अनौपचारिक में लोकमत, दबाव समूह, राजनीतिक दल, जन आंदोलन, जनसंपर्क साधन आदि आते हैं। वहीं आर्थिक की बात अगर हम करें तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व आता है, जनसंपर्क के साधनों का स्वामित्व आता है, चुनाव के लिए वित्तीय सहायता। वहीं विचारधारात्मक सत्ता के बारे में बात करें तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली से जुड़ी हुई मान्यताओं की स्थापना, शासक वर्गों की वैधता की स्थापना, जनसाधारण के सोचने समझने के ढंग पर आदि पर इनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अब बात कर लेते हैं विचारधारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति को वैधता प्रदान करने का आवश्यक साधन है। शक्ति के सिद्धांतों पर अगर हम नजर डालें तो शक्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा है नारीवादी सिद्धांत, चौथा है बहुलवादी सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को लेकर के। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मूलतः मार्क्सवाद की देन है। यह सिद्धांत आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का आधार मानता है। इसके अनुसार आर्थिक शक्ति की जड़ पर ही राजनीतिक शक्ति का पेड़ उगता है। आर्थिक शक्ति का अर्थ है सामाजिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। इस प्रकार समान निजी संपत्ति के आधार पर 2 प्रमुख वर्गों में बंट जाता है, एक धनवान वर्ग, दूसरा निर्धन वर्ग। धनवान वर्ग को प्रभुत्वशाली वर्ग भी कहा जाता है, निर्धन वर्ग को पराधीन वर्ग भी कहा जाता है। और चिरसम्मत मार्क्सवाद के अंतर्गत वर्ग की 4 विशेषताएं बताई गई हैं। पहली है, इसमें बहुत सारे लोग एक जैसी आर्थिक परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। दूसरा है, इनके हितों में समानता आ जाती है। तीसरा, वे अपनी इस स्थिति के प्रति सजग हो जाते हैं और अपने सामान्य शत्रु को पहचान लेते हैं। चौथा है, इस शत्रु को परास्त करने के लिए उनके मन में एकता का संचार होता है और इस उद्देश्य से वे अपना राजनीतिक संगठन बना लेते हैं। फिर बात करते हैं ग्रामसी का प्राधान्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता में व्यक्त होता है। ये वर्ग नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से सारी जनसंख्या को अपनी मूल्य प्रणाली हृदयंगम करा देता है। पूंजीवादी समाज की अधिरचना के 2 स्तरों में ग्रामसी ने अंतर किया। पहला है राजनीतिक समाज। राज्य तो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बल प्रयोग का सहारा लेता है, सरकार का ढांचा इसके अंतर्गत आता है। इस संरचना को बल प्रयोग मूलक संरचनाएं कहा जाता है। दूसरा है नागरिक समाज, जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नागरिकों की सहमत का सहारा लेता है या आधार
के निकट और स्वायत्त भी है। इससे जुड़ी संरचनाएं परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्हें वैधता परक संरचना कहा जाता है। अब बात करते हैं शक्ति के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन या समाज के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण निर्णय इन्हें गिने लोग ही करते हैं, बाकी लोग केवल अनुसरण करते हैं। इस दृष्टि से समाज या संगठन के सदस्य दो भागों में बटे रहते हैं। एक होता है विशिष्ट वर्ग, दूसरा होता है जनपुंज। विशिष्ट वर्ग को अल्पसंख्यक कहते हैं और जनपुंज को बहुसंख्यक। अब बात करते हैं शक्ति के नारीवादी सिद्धांत के बारे में। नारीवादी या नारी अधिकारवाद की मुख्य मान्यता यह है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है और यह पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र 1969 के अनुसार स्त्रियां एक उत्पीड़ित वर्ग हैं। हमारा उत्पीड़न सर्वव्यापक है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। हम लोग पुरुषों को हमारे उत्पीड़न के मुख्य स्रोत के रूप में पहचानते हैं। पुरुषों का आधिपत्य तो प्रभुत्व का सबसे पुराना व बुनियादी रूप है। सब पुरुषों ने स्त्रियों को उत्पीड़ित किया है। अब बात करते हैं शक्ति के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग या विभाग के हाथों में केंद्रित नहीं रहती है, बल्कि यह अनेक समूहों में बटी होती है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत रॉबर्ट डहेल ने 1956 में अपनी चर्चित कृत ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंतर्गत लोकतंत्री प्रक्रिया का ऐसा प्रतिरूप विकसित किया है जिससे उसने बहुल तंत्र की संज्ञा दी है। इस संकल्पना के अनुसार लोकतंत्री समाज में नीति निर्माण की प्रक्रिया ऊपर से देखने में चाहे कितनी ही केंद्रीकृत क्यों न दिखाई दे, वास्तव में यह विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अनेक स्वायत्त समूह आपस में समझौता या सौदेबाजी करते हैं और सार्वजनिक नीति उन सब समूहों की परस्पर क्रिया का परिणाम होती है जो उससे संबंधित विषय में दिलचस्पी का दावा करते हैं। उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार शक्ति क्या है? तो फुकोल्ट ने शक्ति की संकल्पना को केशिका के रूप में परिभाषित किया है। उनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 है। फुकोल्ट के अनुसार यह समाज में उसी प्रकार फैली है जैसे शरीर में कोशिकाएं। फुकोल्ट ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं जो किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित है, बल्कि शक्ति का प्रयोग एक तकनीक के रूप में किया जाता है। शक्ति के द्वारा पहचान और आत्मनिष्ठा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं शक्ति के रचनात्मक सिद्धांत के बारे में। विलियम हैजलिट ने लिखा है कि स्वतंत्रता से लगाव का अर्थ है दूसरों से लगाव। इसके विपरीत शक्ति से लगाव का अर्थ है अपनों से लगाव। शक्ति का जो सिद्धांत शक्तिहीन पक्ष को शक्ति संपन्न बनाने से सरोकार रखता है उसे शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हन्ना आरेंट, सीबी मैकफरसन और महात्मा गांधी आते हैं। राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण क्या है? तो सर्वप्रथम जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को केंद्र बिंदु मानकर व्यवस्थित सिद्धांत अथवा संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरी करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति के तत्वों का उदय हो जाता है। कैटलिन का विचार है कि इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार बनाया जाए तो राजनीति विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगी। लास्बेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्यों दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इन दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। लास्बेल ने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों ये था आज का एग्जाम टाइम सीरीज का 5वां वीडियो जिसके अंतर्गत हमने आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की है जो कानून, शक्ति, सत्ता और वैधता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और ये आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप सभी लोगों के लिए वीडियो सीरीज के रूप में तैयार किए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज इसे हम कंप्लीट करेंगे अपने चैनल पर और आप सभी की आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एग्जाम टाइम सीरीज का पार्ट 6 लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर एग्जाम की तैयारी करते रहें। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी के साथ जय हिंद, जय भारत।